हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज से घटना चक्र को सॉल्व करने का ये सीरीज को देखेंगे, जिसमें हम लोग सारे विषय के क्वेश्चन को देखेंगे। ये हम लोग के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेशली ये बिहार के कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीआरई के सभी क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। पीआरटी हो 6 to 8 9 10, यहाँ तक कि पीजीटी का भी क्वेश्चन यहाँ से एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर हैं और इसका विश्लेषण भी इसमें दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, हम लोग का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ भारतीय इतिहास पहले शुरू करते हैं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है मेहरगढ़ से। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्तंभ मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव वसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौहरा देव है। कौन सा लौहरा देव है, ये नवीनतम खोजों से पता चला है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व को गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 65 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है। देखिए, ऐसे तो मेहरगढ़ को माना गया है, लेकिन नवीनतम साक्ष्य में ऐसा देखा गया है कि लौहरा देव सबसे प्राचीन है। यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मानव के साक्ष्य मिले हैं, और मेहरगढ़ में 7000 से 5500 ईसा पूर्व। और चावल के जो साक्ष्य है ये कोल्डीवा से प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक युग को ताम्रपाषाणिक युग कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो ये लाल रंग का होता था। तो हड़प्पा के बर्तनों में मिट्टी का किस रंग का होता था, लाल रंग का। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमानों पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाल का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों में दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृतभांड। मृतभांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने में यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृतभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो ये हड़प्पा के बर्तनों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान का पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसा काल जिसमें लिपि तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा चुका है, ये है आदि ऐतिहासिक काल। और जहाँ लिपि भी है और पढ़ा भी जा चुका है, तो ये है ऐतिहासिक काल। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये है पक्की ईंट की बनी इमारतें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अनागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। इसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो यह है लोथल। हड़प्पिया नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। तो लोथल कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो ये लोथल। अभी देखिए लोथल कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित बनावली के टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो ये मिला है कालीबंगा से। तो जुते हुए खेत का निशान कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल के गोदीवारा से साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है। क्या हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल का प्राकृति मिला है। यहाँ देखिए, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी किनारे पर स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले स्थित बनावली से पक्की ईंट का बनी हुई हल की मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें दिया है कौन संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बीके स्मिथ। ये संबंधित नहीं थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप बस हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातत्व महल की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मेके, RL स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार रूप में प्रसिद्ध थे। ये क्या है? भारतविद एवं कला इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो बोगजकोई का महत्व इसलिए है, वहाँ के अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। बोगजकोई एशिया का माइनर से 14वीं शताब्दी पूर्व में कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नस्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, वर्तमान में इसे रावी कहा जाता है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजाओं सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दु, यदु, पुरु, तुबुस तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। तो इसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। यहाँ देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। तो कितना? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वें मंडल में सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसमें मुंजवद पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जिसमें चारों वर्णों के उत्पत्ति का उल्लेख है, जिसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। और 9वां मंडल जो है इस सोमों को समर्पित है। ये एक पेय पदार्थ था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो वही सोम और इस पेय का नामकृत देवता को। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है और यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। तो ऋग्वेद गायत्री मंत्र जो है उसके 3य मंडल में है ऋग्वेद के। निम्नलिखित से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये वैशेषिक किए हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो महर्षि कणाद जो है इस दर्शन के प्रवर्तक थे और ये जो प्रतिपादन किया है वैशेषिक से किया गया है।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ, महावीर स्वामी का जन्म जो है ये हुआ था कुंडग्राम में। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातिव क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करणों की जैसे एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बताया गया है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों में यही जन्म तिथि अपने पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व भी उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी जो है ये महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। जो एनसीईआरटी के नवीन संस्करण महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित करता है। पहले ऐसा बताया गया था 540 ईसा पूर्व में हुआ है, लेकिन महावीर स्वामी जो है ये बुद्ध से पहले है, इसलिए अब ऐसा प्रमाण हुआ है जो 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उसकी शरीर त्याग दिया। तो इसकी मृत्यु कब हुई है? 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी में। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये उनके दामाद ही थे, जमाली। तो महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुत्ववाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, उन्हें गंधर्व कहा जाता था, निम्न प्रकार थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। आर्यवत, सुमर्धन, मांडिक पुत्र, मोड़े पुत्र, आकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास, ये 11 अन्य शिष्य थे। और इनके प्रथम शिष्य कौन थे? इनके दामाद जमाली। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये कहलाता है 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजाओं के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। तो महात्मा बुद्ध अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट है, 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और उबेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। यह उपदेश दुख के कारण दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित है। इन्हें 4 आर्य सत्य भी कहा गया है। उन्होंने कहा था दुख के कारण दुख का अंत उनके समाधान में संबंधित है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिल वस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म प्रचार कौशल राज में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपने प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार के आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदब खाने को दिया। इससे उसकी रक्तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुआ। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बुद्ध का शरीर त्यागना महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध की है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा
आचार की शिक्षाएं, सूत पीटक महात्मा बुद्ध के वचन तथा अभिधम पीटक में दार्शनिक सिद्धांत। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये आप संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण मतलब दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। और त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधन एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। तो ये दोनों में आत्मदमन का अंतर था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? तो ये 5वां पीढ़ी की है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किए थे। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। इसके बाद यह स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित और केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं वृक्ष बताया गया है। तथ्यों के विवाद में होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो इसमें अभी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, ये 5वीं है या 6ठी है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आजीवकों ने। तो आजीवकों ने बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय रूप में किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक द्वारा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा प्रसिद्ध है। यह है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इसका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो ये जो मक्खली गोसाल थे ये पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु उससे मतभेद के बाद इन्होंने अपना आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक विशाल किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। तो पाटलिपुत्र जो था ये सोन और गंगा के संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है उदयन ने। और उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया कहाँ से? राजगीर से हटाकर। और इसका जो है पटना को पाटलिपुत्र को राजधानी शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल में सर्वप्रथम घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी में इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो राजगिरी, जिसे हम लोग राजगिर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से राजधानी को स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र किया था और गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पटना कहलाया है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो वही उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। मगध नरेश उदयन ने शासनकाल में सर्वप्रथम घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थापना है। उसे राजगृह से इसी स्थान पर राजधानी को स्थानांतरित की थी। चलिए नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ के सब प्रमुख थे। तो लिच्छवी के द्वारा वैशाली को पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था और ये बज्जी संघ के
सब प्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी राजगृह, जिसे ग्रीवरज कहा जाता था। पुराणों के अनुसार मगध पुराणों सॉरी पुराणों के अनुसार मगध का शासन करने वाला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह ग्रीवरज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व हुई है। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी की थी। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? बृहदत्त वंश। और इसके पहले के राजा तो जरासंध थे। बृहदत्त मतलब इस राजा पहले बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश के शासक बिंबिसार मगध पर शासन करने वाले पहले शासक थे। फिर है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दिया। कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ये इसने कर दिया था। तो मगध का जो शासक था अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मारकर मगध के राजगद्दी पर बैठा था और इसके पुत्र उदयन ने इसको मारकर राजगद्दी पा लिया। सेंड्रोकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? तो विलियम जोन्स से। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा है जेम्स प्रिंसेस ने। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेस नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उच्चारण किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम्पीय की पहचान सिंघल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। तो इन्होंने इस पढ़ा तो, लेकिन क्या किए ये इसका पहचान सिंघल के राजा तीस से कर दिया। लेकिन 1915 में जो मास्की कर्नाटक में लेख प्राप्त हुआ, इससे पता चला ये अशोक के लिए किया गया और अशोक नाम भी मिला है उसमें। मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेश लेखक निरियाकस, आर्नेस्क्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिसने विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों ने मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इंडिका। इंडिका के लेखक कौन था? तो ये है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता है, जिसमें कुल 6 समितियां थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोसियों के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। फिर है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है ये बृहदत्त थे। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और शुंग वंश की स्थापना की गई। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की बहुत सारी उपलब्धियां वर्णित हैं। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्तीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा समुद्रगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय की शासन, व्यक्तिगत आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों की सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये था खारवेल को। तो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसको था? खारवेल को।
कलिंग का चंदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राट में एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग परिस्थिति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। तो विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसे हुनों ने पराजित किया था। तो ये होगा स्कंदगुप्त। तो हुनों का प्रथम भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों में वे बुरी तरह परास्त हुए थे। यूएसए राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनवैयाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु प्रत्यक्ष रूप से इसे गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। तो बिना जोती हुई भूमि वह भूमि थी जिस पर खेती न की गई हो, अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद या टर्म था। तो वह भूमि जिस पर खेती न की गई उसे अपरहत भूमि कहा जाता था। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो यह की है 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी में। चीनी यात्री सुंग युन ने 1518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। तो ये बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित करने 3 बार भारत आए हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये है ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्तक अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? सी यू की भारत यात्रा पे ग्रंथ लिखा उसको कहा जाता है। कल्हण की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका नाम था राज तिरंगनी। तो कल्हण की पुस्तक कौन सी है? राज तरंगनी। इसमें जो है कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। कल्हण ने राज तरंगनी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह 1127 से 59 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा है। तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है जो राजनीतिक शास्त्र पर है। इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये है राजनीतिक शास्त्र पर। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है बिहार में। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये बिहार में अवस्थित है। उदंतपुरी, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो उदंतपुर जिले जो है उदनापुर भी कहा जाता है, इसका स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। इसका काल रहा है 1097 से 98 ईसा पूर्व। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरागढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1025 ईसा रहा। ये मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसका 1097 से 98 काल रहा है और शासनकाल जो रहा है कर्नाट वंश का 1097 से 25 रहा। इसे मिथिला का स्वर्णकाल कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरि सिंह थे। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो पंजी व्यवस्था की शुरुआत कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह के द्वारा किया गया था।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के समय। तो धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों था अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का अभिभाव उन्मूलन एवं प्रतिलोम विवाह का फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अपृश्य माने जाते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति तथा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों की कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, और ये कनिष्क के काल में हुआ था कश्मीर में। और यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों की सम्यक विचार किया गया था। और प्रत्येक पीटक पर भाष्य लिखे गए थे। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कलाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साबकमीर या सबकामिनी थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगति कौन करवाया था? अजातशत्रु। उस टाइम ये मगध के शासक थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये राजगिरी में हुई थी, अजातशत्रु द्वारा करवाया गया था। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये है बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ में अंकित है, आपको इसका सुमेलित करना है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है इसके बारे में है। तो देखिए, सबसे पहले बुद्ध का जो जन्म है ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। तो 1 का हो जाएगा 3। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। और इसको ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ है। प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिए थे और उनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 कल्पवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। कुशीनगर में उसकी निधन हुआ जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो जन्म हुआ है लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। चलिए आगे हैं। बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई है? तो ये हुई है गौतम बुद्ध को। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? तो ये गौतम बुद्ध को किस लिए बनवाया गया है? तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी के प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ है। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। तो बौद्ध धर्म से जो मंदिर है इसको 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बना दिया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के युग में। कनिष्क के शासनकाल में संपूर्ण चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के स्थान अनेक बौद्धिस्ट भी पूजा प्रारंभ हुई। तो क्या हुआ? महायान शाखा में बुद्ध को देवता मानकर उसकी पूजा करने लगा और ये चौथा बौद्ध संगति में हुआ था। बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बट गया, हीनयान और महायान। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ लाई गई थी? तो वैशाली में। 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में यहाँ महाजनपद की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वहीं बज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो ये किस में है? तो 16 महाजनपद के बारे में कहाँ बताया गया है? तो ये बताया गया है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। तो ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इनमें 16 महाजनपद कहा गया है, जैसे पहला अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित है। जन सब सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसे 16 महाजनपद की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग रहा है गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बारागांव ग्राम से दूर आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त एवं बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने इसे बिहार में दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन के लिए आए थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बात निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिक को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था में राज्य ने सैनिक को प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ है 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। लगभग 1544 से 492 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी रह चुकी है और राजगिरी भी रह चुकी है। तो वो डिपेंड करता है किसके काल में पूछा जाएगा। तो इसको उदयन ने पहले अपना राजधानी बनाया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी इसका प्रथम राजधानी राजगिरी होगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत में कर दी गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद शासन, 10 शिष्य, कैवत तथा घननंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा व संतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने घननंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो ये है विशाखदत्त के ग्रंथ में हुआ है। विशाखदत्त की कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में डुंटी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम 2 अन्य रचनाओं में उल्लेख प्राप्त होता है: देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंशित या अभिसारिका वंदिक। तो ये याद रखिएगा, ये किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये थे घननंद। महापरनंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराण तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घननंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा है। जोनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। तो इसका सेनापति कौन सा था? भद्रसाल। और जोनोफोन जो है इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये बना हुआ था लकड़ी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी का एक विशाल भवनों का अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय पुनर्महोदय को है।
बुलंदी बाग के नगर में परकोटे का अवशेष तथा कुम्हरार सिराज प्रसाद का अवशेष मिला है। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये शिवाजी द्वारा किया गया था। तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी द्वारा किया गया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन एवं केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। तो ये शिवाजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ये चंद्रगुप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थल में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार विजय अत्यंत संगीन है एवं इतिहासकार मुझे एक साफ विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण विजय का पुष्टि करता है। तो दक्कन विजय या दक्षिण विजय चंद्रगुप्त मौर्य किए हैं। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये कौन सा अभिलेख है जिसमें यह प्रमाणित होता है जो चंद्रगुप्त का प्रभाव दक्षिण भारत पर था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र इत्यादि प्रांतीय शासक पुष्यमित्र व सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत ही नहरें बनवाई थी। इस प्रांत का अनर्थ तथा सौराष्ट्र कहा गया। इसे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त ने आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में था? तो श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में था। तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अच्छा, ये है नहीं था, क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट है कि भारत में अशोक का अधिकार चौल, पांड्य, सतितपुर, केरलपुत एवं ताम्रपनी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों का पर्यटन एवं सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो इस सब के बाद अंग्रेज का सब जगह शासन था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। सिंगली अनुसूचियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र को मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो अशोक के काल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी तो प्राकृत भाषा और पाली लिपि है। अशोक के इतिहास में मुख्यतः अभिलेख से ज्ञात होता है कि अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया है: शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए हैं, जैसे कि साहबगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एडगुडी तथा सोपड़ा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख साहबगढ़ी मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख भी मिला है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेसन, प्रिंसेप, नॉरिस लेसन एवं कनिंघम आदि विद्वानों को दी जाती है। मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं लिखी जाती थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है: उपासिनवे बहुकानिये दयादाने स्वचे सोचये मानदे साधवे, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता व शुद्धता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म में मूल संदेश शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो भाब्रू स्तंभ। बस भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। पियदसी लाजा मागंध सग अभिवेदानु आहा अपावा धनच। यही अभिलेख में अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, अपने शिलालेख में अशोक संवत किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे। देवा नाम प्रियदर्शी अशोक अपने शिलालेख में जाने जाते थे। अशोक के अभिलेख में सर्वथा उसे देवा नाम प्रियदर्शी
देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रकाश डाला है। तो कौटिल्य के अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बात का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य का द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, ये जो है सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्ताह सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक में विदेश नीति, इसके अलावा सप्ताह सिद्धांत, मित्र, कृषि, शिल्प, व्यापार आदि की व्याख्या मिलती है। नेक्स्ट है, मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये किए हैं 7। वो 7 है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षण एवं सभासद। ये मौर्य काल में आए थे और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और इंडिका नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। पेरियल्स ऑफ द इरिथियस किसने लिखी थी? तो ये जो है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिपल्स है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाह से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। इसे भारत से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो यह है इंडिका, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। गंगा और सोन नदी के संगम पर कौन पाटलिपुत्र नगर बनाया था? तो उदयन, हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु यहाँ उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य होगा। वैसे सबसे पहले उदयन ने बनाया है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलित किया है? तो स्वर्ण मुद्रा व्यापक पैमाने पर प्रचलित करने वाले कौन है? तो ये है कुषाण। कुषाण शासक द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कद फिशेस ने स्वर्ण मुद्राओं से प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो ये कुषाणों के समय में फली फूली। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियाँ का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित था। तो गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित था। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने। तो हम लोग देख लिए थे बौद्ध संगति चतुर्थ कुषाण शासक कनिष्क की राजकाल कश्मीर में कुंडलगन में हुई थी। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासंधिकों का वर्चस्व है। यहाँ बौद्ध धर्म में कठिन अंशों पर समय विचार किया गया। प्रत्येक पीटक का भाष्य लेकर उसे विभाष शास्त्र नामक टीकाओं से संकलन कर दिया और इसी में बौद्ध धर्म 2 अथी में बट गया, विभाग में हीनयान एवं महायान। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत का राज किया? तो ये कण्व वंश ने किया है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के संयंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिन नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व था, या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो खारवेल का नाम किसी से जुड़ा हुआ है? हाथी गुम्फा लेख से। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राट में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो ये चेदी शासक था और इसके इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है
जो इसका अभिलेख मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका था? तो खारवेल का। नगरों को क्रमिक पत्तन एवं किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल में क्रमिक पत्तन की ओर अग्रसर हुआ। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थी, उसमें से अधिकांश में गुप्त युग या तो त्याग दिया या वहां के आसवन पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन से गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर कुम्हरार, सोनपुर, सोहगोड़ा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्रहास के प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह है बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। इनमें से गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ उत्तरी समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तरी भारत का व्यापार होता था। नेक्स्ट है, किस शासक ने के वंश मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये कौन है जो मंदिर एवं ज़्यादा अनुदान दिया था? तो ये दिया गया है गुप्त वंश के शासक द्वारा मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए गए हैं। से भूमिदानों का उल्लेख किया है। उसे स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि उत्पन्न होने वाली आय की गृहता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था? तो ये था उपज का छठा भाग। भागवत संप्रदाय विकास की दिन अत्यधिक थी, तो गुप्त की। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति था जिसने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें से जो है कौन सा जाना जाता है? तो वो सुश्रुत को शल्यक्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार थे। सोमिला गुप्त कालीन नाटककार है, जिसे कालिदास के भाष्य एवं इसी के बारे में दिया हुआ है। गुप्त काल में औषधि केंद्र में उपयुक्त किसी कार्य नहीं किया गया था, यद्यपि बिहार लोकसभा के बारे में दिया गया है। इसको जो है सुश्रुत माना है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया है नालंदा विश्वविद्यालय में। 637 ईसा पूर्व ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास करने से योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानेकटक होते हुए कोच्चि पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्या दिया है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये था मथुरा। मथुरा एक औद्योगिक नगरी था। अर्थशास्त्र में ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्ट के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी। ये है कवि बाण कहाँ के निवासी थे? तो ये पाटलिपुत्र के थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी है। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इसकी प्रमुख रचना है। तो बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इतिंग्स ने बिहार का भ्रमण किया था। तो ये कब किया था? तो 671 या 72 ईसा पूर्व में आया था और 37 बौद्ध सहयोगी के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से विश्व भ्रमण करने का निश्चय किया और भारत आया है। 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया तथा 693-94 के लगभग में सुमात्रा होता हुआ चीन लौट गया। तो ये 671-72 में बौद्ध धर्म को जानने के लिए निकला और 675 में भारत आया और 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा और 693-94 में लौट गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसे विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत में विभिन्न स्थानों की भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा, सुमात्रा से। पालव वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे
परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैल क्षत्रिय शासक बालपुत्र देव अनुरोध पर नालंदा व विश्व विहार बनवाने के लिए 5 गांव को दान में दिया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी नष्ट किया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था और यह बौद्ध मत के पतन का अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो चंदेल। तो चंदेल द्वारा सहयोग किया गया है खजुराहो मंदिर को बनाने में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम, तो इसका नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान एवं उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। यहाँ निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम। तो कदम जो है इसका संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, संगम युग में उड़ेयूर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार के लिए विख्यात था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उड़ेयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं बरानम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उड़ेयूर कपास तथा सूती वस्त्र के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये है विशाखदत्त। तो विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये है चदम्बरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज के दरबारी कवि चदम्बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक रचना की है। स्वप्न वासवत्ता के लेखक कौन है? तो ये है भास। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो ये कालिदास द्वारा लिखी गई है। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है जिसमें प्रकृति चित्र एवं कार्तिकेय के जन्म का वर्णित किया गया है। किरात अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भारवी द्वारा लिखा गया है। तो किरात अर्जुनीय पुस्तक जो है ये भारवी द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये है मिलिंद पनाहो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पाहो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये लिखा गया है किसमें? तो मिलिंद पनाहो में। यहाँ है हर्षचरित नाम पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित कौन लिखा है? बाणभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह अज्ञाख्यखा है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चलिए आगे देखते हैं। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों के एक सामंती सरदार था। उसने 1850 में तंजौर को अपना अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त ग्रामीण संस्था एवं संचालन की परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत प्राप्त होता है। तो ये चोल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौन सी मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल। चलिए आज प्राचीन भारत का ये लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के मंदिरों के लिए आकर्षक द्वार क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था गौपुरम। दक्षिण के मंदिरों का आकर्षक द्वार गौपुरम कहलाता था। पांड्य चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उसमें प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। अनेक प्रवेश द्वार जिन्हें गौपुरम कहा जाता था भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चौलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गौपुरम था। तो ये मंदिरों के लिए गौपुरम कहा जाता था। तो प्राचीन भारत के लिए इतना ही है और हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे क्लास उसमें मध्यकालीन भारत को देखेंगे। तो
तो चलिए आज के लिए यहाँ ही है। हम लोग प्राचीन भारत के पूरे 126 क्वेश्चन को देखे हैं। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जल्द ही हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का भी वीडियो लाएंगे। और इसी तरह हम लोग इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस, राजनीतिक शास्त्र सभी को करवाएंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा और इस सीरीज़ को लगातार आप लोग फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।